वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हरियाणा जुडिशरी के लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं। आज हम आईपीसी से स्टार्ट करेंगे। तो आईपीसी को जो ड्राफ्ट किया था वो किसने किया था? थॉमस मैक्यूले ने। ठीक है, ये ड्राफ्ट किसने किया था? इसको थॉमस मैक्यूले। और इसको ड्राफ्ट किसकी रिकमेंडेशंस पे किया गया था? फर्स्ट लॉ कमीशन की। और इसकी इनेक्टमेंट डेट कौन सी है? इनेक्टमेंट 6 अक्टूबर 1860। और इन्फोर्समेंट डेट कौन सी है? 1 जनवरी 1862। ठीक है, इसमें टोटल 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शंस हैं। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो डील कर रहा है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में इसका प्रेएम्बल क्या कह रहा है? वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड अ जर्नल पीनल कोड फॉर इंडिया, इट इज इनेक्टेड एज फॉलो। ठीक है, तो ये एक जर्नल पीनल कोड है। क्या आईपीसी के अलावा भी कोई और पीनल कोड्स हैं जिसके द्वारा हम कुछ पनिशमेंट्स देते हैं? यस, बहुत सारे पीनल प्रोविजंस हैं। जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, अगर हम डाउरी लेते देते पकड़े गए तो वहाँ पे भी पनिशमेंट्स की प्रोविजंस हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, या फिर बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिनको हमने क्राइम कंसीडर कर लिया और उनके लिए हमने अलग अलग से एक्ट बना दिए हैं। लेकिन जो जर्नल प्रोविजंस हैं, अगर कोई क्राइम हो रहा है जिनके लिए कोई स्पेशल एनेक्टमेंट नहीं है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस नहीं बनी हुई, तो वहाँ के लिए हम पीनल प्रोविजंस या उनके डेफिनेशन कहाँ से कंसीडर करेंगे? आईपीसी से। लेकिन अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली हमने 3 नए एक्ट जो बिल्स हैं वो पास हो गए हैं। एक जो आईपीसी को रिप्लेस करेगा उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। और जो इसके फर्स्ट टू फिफ्थ ऑफ जो सेक्शंस हैं वो सब जो भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शन नंबर 1 में दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इसका नेम क्या होगा? द एक्ट shall be called Indian Penal Code and shall extend to the whole of India। तो इस एक्ट को हम क्या कहेंगे? इंडियन पीनल कोड, और पूरे इंडिया पे ये एक्सटेंड करता है। पहले एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा होता था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू हमने उस प्रोविजन को रिपील करके क्या कर दिया? सारा का सारे इंडिया पे आईपीसी को अप्लाई कर दिया। फाइन, तो हम अभी इसी की बात कर रहे हैं। हरियाणा में आईपीसी ही आएगा, भारतीय न्याय संहिता नहीं वहां पे प्रोवाइड किया गया। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा सेक्शन रिप्लेस करके इसमें कहाँ पे डाला गया है, लेकिन अभी पढ़ेंगे हम आईपीसी की प्रोविजंस को ही। और इसमें सेक्शन 2 क्या कह रहा है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। तो अगर कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर कोई ऑफेंस कर रहा है, ऑफेंस में क्या होता है? कोई एक्ट भी हो सकता है, हम ओमिशन भी कर सकते हैं, तो उसको जो वो गिल्टी होगा इंडिया में अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कोड। ठीक है, सेक्शन 3 क्या कह रहा है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट व्हिच में बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। अब कुछ ऑफेंसेस को हमने इंडिया के बाहर कमिट किया है, लेकिन प्रोविजंस के हिसाब से, लॉ के हिसाब से उनको इंडिया में भी ट्राई किया जा सकता है। तो अब वो कौन से होंगे? कोई भी पर्सन जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली लायबल है। तो मान लीजिए कोई इंडियन है, बाहर घूमने गया, तो उसने बाहर जाके क्राइम कर दिया, तो
एज एन इंडियन पर्सन उसको हम इंडिया में भी ट्राई कर सकते हैं कि आपने बाहर जाके ऑफेंस कमिट किया, ठीक है। हम वैसे ही उसको पनिश करेंगे जैसे कि उसने इंडिया में ऑफेंस कर दिया हो। सेक्शन 4 क्या कह रहा है, एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब क्या है कि कोई ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया है जो कि कोई ऐसी प्लेस में जो कि इंडिया से बाहर है, अगर वो वहां पे ऑफेंस कमिट कर देता है, या फिर कोई पर्सन है, कोई ऐसी शिप या एयरक्राफ्ट पे है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, चाहे वो एयरक्राफ्ट या शिप कहीं पे भी हो, तो वहां वो ऐसा ही समझा जाएगा ना कि इंडियन टेरिटरी के अंदर ऑफेंस कमिट किया है। या कोई भी पर्सन जो कि चाहे इंडिया के बाहर भी बैठा है लेकिन वो कंप्यूटर रिसोर्स जो कि इंडिया में है उसको टारगेट करके कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो उन सबको हम इंडिया में ट्राई और पनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऑफेंस वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो कोई भी एक्ट हो सकता है, चाहे इंडिया के बाहर ही हमने किया है, अगर वो इंडिया में किया जाता और वो इंडिया में पनिशेबल होता, ठीक है। सेक्शन 5 क्या कह रहा है, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग एनी म्यूटनी। जो अगर जो म्यूटनी क्या होती है, जो आर्म फोर्सेस के बीच में विद्रोह होता है ना आपस में, मतलब वो अपनी ही कंट्री के अगेंस्ट विद्रोह कर देते हैं, तो उसको म्यूटनी कहते हैं। या फिर डिसर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अगर उनके लिए हमने कोई स्पेशल लॉ बनाए हुए हैं ना म्यूटनी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए या उनको पनिश करने के लिए, तो या उन जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हैं अगर वो डिसर्शन करते हैं, भी अपनी नौकरी से भी भाग जाते हैं, देन ऑल्सो वो पनिशेबल है। तो अगर ऐसी कुछ प्रोविजंस बनी है, कोई स्पेशल लॉज हैं, तो आईपीसी उनको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर 1 था वो सेक्शन 1 में दिया गया है अभी के लिए, और इसमें अब चैप्टर 2 हमारा बात कर रहा है जर्नल एक्सप्लेनेशंस की। जनरली एक्सप्लेनेशंस दी हुई है कि इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्या होगा। तो अब सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि इस कोड में कोई भी डेफिनेशन किसी भी ऑफेंस की, चाहे कुछ भी दिया है, कोई पीनल प्रोविजन दी हुई है, कोई इलस्ट्रेशन दी हुई है, तो उसको हम जर्नल एक्सेप्शंस जो दी हुई है, इसमें सेक्शन 76 टू लेके 106 तक ये जर्नल एक्सेप्शंस दी हुई है कि अगर कोई बंदा ऑफेंस कर भी रहा है तो वहां पे हमने कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस दी हुई हैं, तो वहां अगर वो पर्टिकुलर कंडीशंस में के कारण ऑफेंस कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। जैसे कि हम अनसाउंड माइंड की एग्जांपल लेते हैं, वो भी एक जर्नल एक्सेप्शन है सेक्शन 84 में, ठीक है। तो अगर कोई बंदा पागलपन की वजह से किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा रहा है, जिस पर्सन को नुकसान पहुंचा रहा है उसके अगेंस्ट तो वो चीज़ ऑफेंस हो गई, लेकिन जो नुकसान पहुंचा रहा है उसको तो पता ही नहीं है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, तो यहाँ पे गिल्टी इंटेंशन नहीं ना है, तो गिल्टी इंटेंशन ना होने की वजह से उस पर्सन की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं 76 टू 106 में। अगर हमने कोई भी पीनल प्रोविजन, कोई भी ऑफेंस, कोई भी इलस्ट्रेशन पढ़नी है, हमने इन एक्सेप्शंस को ध्यान में रख के पढ़नी, ठीक है। और ये सेक्शन 3 में दिया हुआ है। सेक्शन 6 और जो 7 है वो जो अब भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शन 3 में कवर हो रहा है। सेक्शन 7 क्या कह रहा है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। तो अब अगर हमने कोई एक्सप्रेशन यूज कर दिया या उसकी कोई एक्सप्लेनेशन दे दी, तो अगर वही वर्ड अगर मान लीजिए गिल्टी माइंड वर्ड यूज किया हमने, है ना, या यहाँ पे वॉलंटरली वर्ड यूज किया है,
क्या डेलिबरेटली यूज किया है। मान लीजिए ऐसी हमने कोई कुछ वर्ड्स हैं जिनका हमने मीनिंग दे रखा है, तो अब आईपीसी में कहीं पे भी वो वर्ड्स आएंगे तो उनका मीनिंग जो वहां पे एक्सप्लेन किया गया है वही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। सेक्शन 8 क्या कह रहा है, भारतीय न्याय संहिता में ये 2 क्लॉज 10 है, नंबर 2 क्लॉज 22, मैन वुमेन 219 और 35, पर्सन 226, पब्लिक 227, और जिनके दिए नहीं हुए हैं तो मतलब ये अभी नए एक्ट में ये प्रोविजंस नहीं डाली गई है। तो जेंडर का जहाँ पे भी हमने पहले कहीं पे भी अगर हमने लॉ बनाते टाइम वर्ड यूज किया ही, तो इसको हमने ही और शी दोनों में मतलब इसका मीनिंग हम जब एक्सप्लेन करेंगे, हो सकता है क्रिमिनल के लिए हमने ही वर्ड यूज कर दिया लेकिन एक्चुअल में वो फीमेल है, तो अगर इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो रहे हैं तो वो भी क्रिमिनल हो जाएगी ना। यहाँ पे ही वर्ड लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि शी नहीं, यहाँ पे फीमेल क्राइम ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब ही किसको डेरिवेट करता है, कोई भी पर्सन चाहे मेल है चाहे फीमेल है। नंबर सेक्शन 2 क्लॉज 9 क्या कह रहा है कि सिंगुलर नंबर अगर फिर भी लिखा है तो भी वो प्लूरल नंबर्स को भी इंक्लूड करेगा, और प्लूरल नंबर है तो उसको सिंगुलर नंबर में भी हो सकता है। और मैन और वुमेन में अगर हम मैन वर्ड यूज कर रहे हैं तो मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, और वुमेन वर्ड यूज कर रहे हैं तो फीमेल किसी भी एज की। सेक्शन 2 क्लॉज 11 क्या कह रहा है, पर्सन इंक्लूड्स कोई भी कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन भी हो सकती है, बॉडी ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं, वो चाहे इनकॉर्पोरेटेड है चाहे नहीं है। पर्सन की अभी भारतीय न्याय संहिता में कहाँ पे डेफिनेशन की हुई है, 2 क्लॉज 26 में। अब पब्लिक का मीनिंग क्या है, कोई भी इंक्लूड एनी क्लास ऑफ पब्लिक या एनी कम्युनिटी, इसका मीनिंग ये है। सेक्शन 2 क्लॉज 14 है जो 14 है, सेक्शन 14 है, वो क्या कह रहा है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, अभी कुछ टाइम पहले कोई अभी प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट में की डेफिनेशन आईपीसी में कहाँ पे दी गई है, तो सिर्फ टाइटल पूछ लिया, और सभी बच्चों ने तकरीबन यही गलती की थी कि उन्होंने पब्लिक सर्वेंट जो था ना 2 क्लॉज 21 उसमें सभी टिक करके आए थे, जबकि इसकी डेफिनेशन 2 क्लॉज 14 में दी हुई है। मैं 2 क्लॉज 14 वर्ड बोल रही हूँ, ये सिर्फ 40 सेक्शन नंबर 14 है, 2 क्लॉज 14 नहीं है, 14 है सेक्शन। 17 में गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी गई है, गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। और 18 में जो इंडिया की डेफिनेशन दी गई है, वो डेफिनेशन में स्पेसिफिकली ये चीज दी गई है, इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अभी जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया है, तो उसके बाद से हम इसकी डेफिनेशन को इंडिया की होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया ही कंसीडर करेंगे। जज में 19 में क्या बताया गया, जज की डेफिनेशन जो क्या कह रही है कि नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन who is empowered by law to give in any legal proceeding, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं चाहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें वो जजमेंट दे सकता है। ठीक है, और अगर ऐसी जजमेंट को आपकी अगेंस्ट अपील नहीं की गई है तो वो जजमेंट डेफिनेटिव है, और अगर या फिर वो ऐसी जजमेंट है जिसको अगर किसी ने कंफर्म कर दिया किसी और अथॉरिटी ने, वो डेफिनेटिव हो जाएगी। ठीक है, या फिर एक बॉडी ऑफ पर्संस में भी वो एक है जिनके द्वारा जजमेंट दी जा सकती है, तो फिर भी वो जज ही कहलाएगा।
सेक्शन 20 क्या कह रहा है, कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन बता रहा है। तो ये भी एक जज ही होता है जो कि एम्पावर्ड है बाय लॉ कि वो जुडिशली एक्ट कर सके, या बॉडी ऑफ जजेस भी हो सकता है जो जुडिशली एक्ट कर सके, ठीक है। तो अगर जब ये जुडिशली एक्ट कर रहे होते हैं तो ये कोर्ट ऑफ जस्टिस होते हैं। अब सेक्शन 21 क्या कह रहा है, वो कर रहा है पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन। तो इसमें इन टोटल 12 कैटेगरीज बताई गई हैं, जिसमें उन्होंने कुछ पर्सन्स को बताया है कि कौन कौन पर्सन्स पब्लिक सर्वेंट होंगे। तो जैसे कि कोई भी कमीशन ऑफिसर है मिलिट्री में, नेवल या एयर फोर्सेस में, कोई भी जज जो कि एडजुडिकेटरी फंक्शंस करता है, कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई भी ऑफिसर, चाहे वो लिक्विडेटर है, चाहे रिसीवर है, चाहे कमिश्नर है, जिसकी ड्यूटी है कि उसने इन्वेस्टिगेट करना है किसी मैटर ऑफ लॉ पे या फैक्ट पे, उसकी रिपोर्ट देनी है और उस डॉक्यूमेंट को बना के रखना, ऑथेंटिकेट करना और अपने पास अच्छे से संभाल के रखना है, ठीक है। जैसे किसी प्रॉपर्टी का चार्ज लेके उसको डिस्पोज ऑफ करना है, जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, ओथ्स एडमिनिस्टर करवानी है, कोर्ट के ऑर्डर्स को प्रिजर्व करके रखना है, तो वो सब पर्सन्स पब्लिक सर्वेंट्स हो जाएंगे। कोई भी जूरीमैन, असेसर, मेंबर ऑफ पंचायत, वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं जो कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट कर रहे होते हैं। कोई आर्बिट्रेटर या कोई और पर्सन जिनके पास हमने कोई ऐसा मैटर भेजा है कि आपने इस पे डिसीजन देना है या रिपोर्ट देनी है, तो वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। कोई और पर्सन जो किसी और पर्सन को, देखो हमारे पास राइट टू लिबर्टी है, लेकिन अगर कोई पर्सन को हमने अथॉरिटी दे दी कि आप किसी और पर्सन को अपनी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं, तो दैट विल बी ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसकी ये ड्यूटी है कि उसने ऑफेंसेस को होने से रोकना है, उन ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन देनी है और अगर कोई ऑफेंडर्स हैं उनको जस्ट मतलब कोर्ट में लेके जाना है, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, सेफ या पब्लिक सेफ्टी या कन्वीनियंस को प्रोटेक्ट करना है, वो सब पब्लिक ऑफिसर्स हो जाते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को रिसीव भी कर सकता है, ले भी सकता है, कीप भी कर सकता है और उसके लिए खर्चा भी कर सकता है, उसके लिए वो सर्विस असेसमेंट्स वगैरह कुछ कर सकता है, तो वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा, ठीक है। और कोई ऐसा ऑफिसर जो कि किसी विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट के लिए वही प्रॉपर्टी को ले सकता है, बेच सकता है या सर्वे कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है, ठीक है, या फिर टैक्सेस वगैरह को लिवाई करवा सकता है, वो सब पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इलेक्टोरल रोल या इलेक्शंस को कंडक्ट करता है या उनको प्रिपेयर करता है, पब्लिश करता है, मेंटेन करता है, वो सब पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। कोई भी और पब्लिक पर्सन जो पब्लिक गवर्नमेंट के सर्विस में है, जिसको हम गवर्नमेंट रेम्यूनरेशन देती है, तो वो पर्सन पब्लिक सर्वेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे पर्सन्स को हमने काउंट किया कि पब्लिक सर्वेंट्स कौन कौन होते हैं और इसमें एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई हैं। इन टोटल 3 एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, वैसे 4 थी लेकिन 4th रिपील की गई है। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में है कि जो पर्सन, मैंने जो कैटेगरीज बताई हैं, जो पर्सन्स इन कैटेगरीज में आ रहे हैं वो पब्लिक सर्वेंट ही हैं, चाहे उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया चाहे नहीं किया है। तो अगर हमने कहीं पे भी पब्लिक सर्वेंट वर्ड डाल दिया है किसी पर्सन के लिए, तो वहां पे चाहे वो ऐसा ही समझा जाएगा कि वो एक्चुअल पोजेशन पे हैं उस सिचुएशन में, चाहे उनको वो
पोजीशन होल्ड कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्शन में क्या कवर होता है, इलेक्शन में हमने चाहे लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हैं, चाहे म्यूनिसिपल अथॉरिटी के म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं, या कोई और पब्लिक अथॉरिटी के, मतलब इलेक्शंस की कोई भी किस्म हो सकती है। 22 में दिया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कोई भी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट लैंड्स, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ या परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू अर्थ। तो मूवेबल प्रॉपर्टीज जो कि मूव की जा सकती है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। और सेक्शन 23 में हमने 3 टर्म्स को डिफाइन किया, एक तो रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग wrongfully, losing wrongfully। तो wrongful gain क्या है, जो कि हम कोई फायदा ले रहे हैं ना अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी को, मतलब कि जिस प्रॉपर्टी पे हमारा राइट नहीं था हमने उसको अनलॉफुली यूज करके कुछ गेन ले लिया जिसके लिए हम एंटाइटल नहीं थे, तो वो हो गया रॉन्गफुल गेन। और रॉन्गफुल लॉस क्या है, अगर मैं एक चीज के लिए लीगली एंटाइटल्ड हूं लेकिन मुझे वो चीज मिल नहीं रही है तो वो मेरा क्या है, रॉन्गफुल लॉस है। और गेनिंग wrongfully, losing wrongfully, तो a person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully। मेरा कोई राइट नहीं था या मेरा एक्वायर करने का राइट नहीं था या अपने पास रखने का राइट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज को अपने पास wrongfully रख लिया, तो वो चीज क्या है, मैं wrongfully गेन कर रही हूँ। और लूजिंग क्या है कि जिस प्रॉपर्टी में मेरा राइट था मुझे उस चीज से डिप्राइव किया गया, दैट इज लूजिंग रॉन्गफुली। सेक्शन 24 क्या है, डिसऑनेस्टली। तो अब अगर मैं किसी मैं कुछ ऐसा कर रही हूं कि एक पर्सन को तो रॉन्गफुल गेन हो जाए, उसका राइट नहीं था फिर भी उसको वो प्रॉफिट मिल जाए, और किसी पर्सन का राइट बन रहा था या उसको नुकसान हो जाए, मैं जानबूझ के ऐसा कर रही हूँ तो मैं डिसऑनेस्टली वो चीज कर रही हूँ। सेक्शन 25 में जो दी हुई है वो फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन है। एक पर्सन को हम कहेंगे कि उसने फ्रॉडुलेंटली कुछ किया है जो कि उसने दूसरों को डिफ्रॉड करने के लिए किया है बट नॉट अदरवाइज। सेक्शन 26 क्या कह रहा है, रीजन टू बिलीव। अगर किसी पर्सन के पास सफिशिएंट कोज है कुछ एक चीज पे बिलीव करने के लिए तो हम यही समझेंगे कि उस रीजन टू बिलीव। 27 क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अगर किसी पर्सन के बिहाफ पे उसकी प्रॉपर्टी का पोजेशन उसकी वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के पास है तो हम यही समझेंगे कि पोजेशन उसके पास है। काउंटरफीट सेक्शन 28, इसमें से स्पेशली सेक्शन नंबर्स पूछे जा सकते हैं पीटी में, ठीक है। रॉन्गफुल गेन, लॉस, फ्रॉडुलेंटली, dishonestly, counterfeiting, document, electronic record, valuable security, इनके मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 28 क्या कह रहा है, काउंटरफिटिंग के मैंने हम जैसे जाली नोट्स कहते हैं ना, फेक करेंसी या जाली बनाना, तो काउंटरफीट का मैंने कि हम किसी चीज की को नकल करके उसको बिल्कुल हूबहू वैसा बना देते हैं, रिजेंबल करवा रहे हैं। तो अगर कुछ पोज कर रहा है कि रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग, ताकि रिजेंबलेंस से वो किसी को डिसेप्शन कर सके या फिर इसकी वजह से डिसेप्शन होगी तो वो क्या होगी, काउंटरफिटिंग होगी। और ये जरूरी नहीं है कि काउंटरफिटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट हो, ऐसा नहीं होता। अगर हमें पता है कि इससे सामने वाला बंदे को बहुत हद तक ये सिमिलर है और इससे सामने वाले बंदे को शायद पता ना लगे कि ये असली है कि नकली है, चाहे बिल्कुल सिमिलर ना बना हो तो भी ये काउंटरफिटिंग हो सकती है, ठीक है। और अगर
काउंटर फिटिंग की है, रिजेम्बलेंस की है और दूसरी पर्सन को हमने डिसीव भी कर दिया, तो यहाँ पे जब तक कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे हमारी इंटेंशन यही ली जाएगी कि हमने काउंटर फिटिंग के पर्पस के लिए ही उस चीज को बनाया था या यूज किया था। सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कह रहा है, डॉक्यूमेंट कोई भी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड ऑन एनी सब्सटेंस by means of letters, figures or marks by means more than those means intended to be used which may be used as evidence of that matter। तो अब चाहे कोई जिसके द्वारा जिस चीज के ऊपर हमने मतलब कुछ सब्सटेंस को एक्सप्रेस या डिस्क्राइब कर दिया, लिख दिया या डिस्क्राइब कर दिया, किस किस तरीके से, लेटर्स के माध्यम से, फिगर्स के या मार्क्स से, या इन दोनों में से किसी एक कुछ को कंबाइन करके भी यूज कर लिया, तो अगर और उनको हमने एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर अगर हमने यूज करना है तो वो चीज डॉक्यूमेंट हो जाएगी। और यहाँ पे ये इमटेरियल है कि बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस, कि किस मीन्स के थ्रू और किस सब्सटेंस के ऊपर हमने ये चीजें लिखी हैं या फिगर बनाए हैं या मार्क्स वगैरह किए हैं, ठीक है, और इनको कोड ऑफ जस्टिस में यूज किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन, एक इसमें क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ये डेफिनेशन सेम है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, ये भी क्वेश्चन आया था एक बार भी में। सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बताया गया है इसका मीनिंग। 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, डोनेट अ डॉक्यूमेंट विच इज और प्रपोज टू अ डॉक्यूमेंट, किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से जिसे हमने किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई लीगल राइट क्रिएट किया है, एक्सटेंड किया है या ट्रांसफर किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है, एक्सटिंग्विश किया, मतलब किसी और पर्सन के लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे हम किसी दूसरे को कोई राइट दे रहे हैं या उससे कोई राइट ले रहे हैं, वो चीज वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। सेक्शन 31 विल की डेफिनेशन बता रही है, विल का मतलब कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। सेक्शन 32 में वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन, अगर हमने कहीं पे भी एक्ट वर्ड यूज कर दिया तो वो अपने आप में ओमिशंस को भी इंक्लूड करता है। और सेक्शन 33 अब बता रहा है कि एक्ट और ओमिशन में क्या डिफरेंस है। तो एक्ट क्या है, आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो और वो जो एक्ट है वो एक सिंगल एक्ट भी हो सकता है, सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है। वैसे ही ओमिशन में आपकी ड्यूटी होती है कुछ करने की, आप वहां पे वो कर नहीं रहे हैं तो वहां पे आप पॉजिटिव एक्ट ना करके एक एक्ट को कर नहीं रहे हैं, वो आपकी तरफ से नेगेटिव हो गया एक तरीके से। तो ओमिशन में भी एक सिंगल ओमिशन भी हो सकती है, सीरीज ऑफ ओमिशन भी हो सकती है। इसके बाद जो हमारा मेन वो है पार्ट चंक है, वो है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, जिसको हम कॉमन इंटेंशन वाले सेक्शंस भी बोलते हैं। इस पे जो इम्पोर्टेंट केस है वो इसको हम पोस्ट मास्टर केस भी कहते हैं, वीरेंद्र कुमार घोष वाला केस भी कहते हैं, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, ठीक है। इसमें हम वो केस की एग्जांपल लेते हैं जो पोस्ट मास्टर, सेम ही है केस का, केस सेम ही है, पोस्ट मास्टर केस भी उसी को कहते हैं, वीरेंद्र कुमार घोष केस भी उसी को कहते हैं। कि एक पर्सन अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा पर्सन अगर कोई क्राइम करने का घर से सोच के गए हैं और वहां पे एक बार रखवाली के लिए खड़ा हो गया और दूसरा कह रहा है कि चलो ठीक है आप अंदर जाके, मैं अंदर जाके सारा क्राइम वगैरह करके आता हूँ, मान लीजिए वो चोरी करने का सोच के गए हैं, मैं अंदर चोरी करके आता हूँ, तुम बाहर ध्यान रखना, अगर कोई आ गया तो मुझे बता देना। अब जो दूसरा बाहर खड़ा है उसकी भी सेम लाइबिलिटी होगी चाहे उसने चोरी नहीं भी की है, क्योंकि वो कॉमन इंटेंशन के साथ गए हैं, वो एज असेसरी काम कर रहे हैं। तो अब सेक्शन 34 क्या कह रहा है, उसकी वर्डिंग क्या कह रही है,
वेयर अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स में अब यहाँ पे क्या है, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स होने चाहिए, सेवरल पर्सन्स, और क्रिमिनल एक्ट डन बाय, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। उन्होंने कॉमन इंटेंशन के बेसिस पे वो एक्ट, क्रिमिनल एक्ट किया है। Each of such person is liable for that act in same manner as if it were done by him alone। तो अब जो उनमें से हर पर्सन है वो ऐसे लाइबल होगा जैसे वो ऑफेंस उसने अकेले ने किया है, ठीक है। चाहे जैसे मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी है कि एक बंदा बाहर खड़ा होकर ये चेक कर रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा, चाहे उसने चोरी नहीं भी की, देन ऑल्सो वो लाइबल होगा ही होगा। इसमें दो से ज़्यादा पर्सन्स होने ज़रूरी हैं। और दूसरी चीज़ है, ये रूल ऑफ एविडेंस है, ये एक सेपरेट ऑफेंस नहीं होता। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन 34 पे कि ये रूल ऑफ एविडेंस है कि सब्सटेंटिव लॉ है, तो ये रूल ऑफ एविडेंस है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। आपने किसी ने कोई मूवी प्लेयर देखी है जिसमें वो करने तो रॉबरी ही जा रहे होते हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या किया होता है कि एक पर्सन हाईजैकर होता है, उन्होंने साइट्स वगैरह हैक करनी है, किसी ने गोल्ड को चुराना है, किसी ने कोई मतलब एक्सप्लोजिव्स में अच्छा है, तो उन्होंने अपना अपना पार्ट मान लिया। लेकिन फिर एंड में क्या था कि जो भी उसके जो रॉबरी से जो भी उनको मिलेगा वो सब इक्वल बांट लेंगे। तो अब चाहे किसी ने कोई भी पार्ट किया है लेकिन सबने मिलके तो रॉबरी की है ना, तो ऐसा ही अगर हम एक पर्टिकुलर एक्ट जॉइंटली कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, लायबिलिटी सभी की सेम ही होगी, ठीक है। तो अब भी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ये सेक्शन है 3 क्लोज 5। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट केस है वो पोस्ट मास्टर केस है, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर वाला केस है। इसमें एक और केस है सिमिलर इंटेंशन। सेम इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस होता है। सेम इंटेंशन क्या है कि आपका मीटिंग ऑफ माइंड हो चुका है, ठीक है। सेम इंटेंशन इज इक्वल टू मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स में क्या है कि आपने आपका मतलब जो पर्सन सामने वाला करना चाह रहा है आप भी वही करना चाह रहे हो, और उस चीज के लिए आपस में आप में वो चीज आपने एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट कर लिया है। वो ये भी हो सकता है कि ऑन द स्पॉट भी हो सकता है या फिर पहले भी हो सकता है। ये नहीं है कि कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट नहीं बन सकती, बन सकती है, लेकिन मीटिंग ऑफ माइंड्स यहाँ पे जरूरी है। और फिजिकल प्रेजेंस की बारे में बात करें तो फिजिकल प्रेजेंस ऐसा नहीं है कि वहां पे पर्सन की होनी ही होनी चाहिए। अगर हम मीटिंग ऑफ माइंड की वजह से बैठ के, मान लीजिए कोई बंदा बाहर बैठ के आपको सारा कुछ गाइड कर रहा है, कंप्यूटर के थ्रू आपको गाइड कर रहा है, या आजकल एयरपोर्ट्स हो गए उनके थ्रू आपको गाइड कर रहा है, वो क्राइम का हिस्सा है, लेकिन उसकी उस स्पॉट पे फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, देन ऑल्सो दैट पर्सन ऑल्सो विल बी लायबल, ठीक है। एक होता है सिमिलर इंटेंशन, मैं अपने घर से अलग से जा रही हूँ और मिस्टर बी हैं वो अपने घर से अलग से जा रहे हैं, दोनों सोच के जा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्पॉट पे हमने चोरी करनी है, और ना तो मैं उनको कुछ बता रही हूँ ना वो मुझे कुछ बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारी इंटेंशन सिमिलर है लेकिन सेम इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पे फिर जो एक्ट 2 है, अगर चोरी का एक्ट 2 है तो यहाँ पे सेक्शन 34 नहीं एप्लीकेबल होगा। वो केस है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, और इस केस में इस केस को इंडस रिवर केस भी कहा जाता है। वो सिमिलर इंटेंशन का केस है, और सेम इंटेंशन का केस कौन सा है, वीरेंद्र कुमार घोष वाला।
सेक्शन 35 क्या कहता है, when such an act is criminal by reason of its being done with the criminal knowledge or intention। अगर हम किसी एक्ट को देखिए, जो आईपीसी है उसमें जो किसी एक्ट को क्रिमिनल बनाना है तो वहां पे दो तीन चीजें मैटर करती हैं। एक तो क्रिमिनल इंटेंशन और वॉलंटरली होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्रिमिनल इंटेंशन को हम कहां से पता करेंगे कि नॉलेज और इंटेंशन कि उस पर्सन की या तो इंटेंशन है या उसको पता है कि इस एक्ट के ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो भी वो कर रहा है, ठीक है। और उस एक्ट को सेवरल पर्सन्स ने किया है उसी इंटेंशन और नॉलेज के साथ, तो अब हम वहां पे हम उस पर्सन को सेम मैनर में लायबल करेंगे कि उन्होंने चाहे अकेले ही उस नॉलेज और इंटेंशन के साथ वो एक्ट किया है। सेक्शन 36 क्या कह रहा है, 35 का जो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन है वो क्या है, 3 क्लॉज 6। यहाँ इसका है 3 क्लॉज 7। और इसका है 3 क्लॉज 8, 3 क्लॉज 9। अब भी इफेक्ट कोज बाय पार्टली बाय एक्ट पार्टली बाय ओमिशन। आपने किसी पर्सन को अपने पास रख रखा है, आधा आप एक्ट कर रहे हो मतलब आप उसको मार रहे हो, उसके बाद ओमिशन क्या कर रहे हो, आप उसको खाना भी नहीं दे रहे हो। तो अब आपने एक क्रिमिनल एक्ट पार्टली तो उसको मार के किया, पार्टली उसको खाना नहीं दिया, तो इसकी वजह से सामने वाले पर्सन की डेथ हो गई। तो अब यहाँ पे हम यही समझेंगे कि उसने मतलब पूरा एक्ट किया है। मान लीजिए अब उसकी डेथ हुई है तो मर्डर ही किया है, ठीक है। ये नहीं है कि वो कह दे कि मैंने तो इतना नहीं मारा था कि जिसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाए तो भाई मैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में लाइबल होऊंगा, ऐसा नहीं होगा। या फिर मेरी तो वो लाइबिलिटी ही नहीं बन रही है, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरी नॉलेज नहीं थी। तो यहाँ पे आधा उसने एक्ट कर दिया और आधा ओमिशन कर दिया, देन ऑल्सो ही विल बी लाइबल फॉर मर्डर। और इसको हमने सेक्शन 3 क्लॉज 7 में दिया है भारतीय न्याय संहिता में। सेक्शन 37 क्या कहता है, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। ठीक है। अब दो बंदे कोऑपरेट कर रहे हैं आपस में ताकि ऑफेंस कमिट हो सके और एक पर्टिकुलर पर्सन पे भी लाइबिलिटी ना आ सके। तो उन्होंने ऐसा ही माना जाएगा कि उन्होंने सिंगली या जॉइंटली वो एक्ट किया है। अब इसमें हम सबसे अच्छी एग्जांपल लेते हैं जेलर की। ए और बी जॉइंट जेलर्स होते हैं एक जेल के, और उनके अंडर एक प्रिजनर होता है जेड, ठीक है। वो अब 12-12 घंटों के लिए जेल संभाल रहे हैं, वो जेड की दोनों ही डेथ कोज करना चाह रहे हैं। तो अब ए ने अपने ड्यूरेशन के टाइम पे नहीं खाना दिया और बी ने जानबूझ के अपने ड्यूरेशन के टाइम पे नहीं खाना दिया और जेड की भूख के कारण डेथ हो गई। अब दोनों ही जेलर्स मर्डर के लिए लायबल होंगे। ये सेक्शन 3 क्लॉज 8 में दिया गया है। अब हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है, सेक्शन 38 क्या कह रहा है, पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। अब अलग अलग पर्सन, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि एक ऑफेंस कमिट करने के लिए अलग अलग पर्सन्स अलग अलग कामों में एंगेज्ड हैं, तो उनकी लायबिलिटी एक तो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए भी होगी, साथ ही साथ में जो उन्होंने पर्टिकुलर एक्ट किया उसके लिए भी होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि चोरी करने गए, एक ने हैकिंग का काम संभाला, कंप्यूटर हैक किया, एक ने एक्सप्लोजिव्स का काम संभाला, एक डायरेक्शंस दे रहा है। तो अब देखो थेफ्ट के लिए तो, थेफ्ट और रोबरी के लिए तो वो लायबल होंगे ही होंगे, साथ में जो पर्टिकुलर ऑफेंस उन्होंने किया उसके लिए भी लायबल हो सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, एक और चीज है इसमें जो इलस्ट्रेशन दी हुई है, अब ए और बी है, मार्केट में खड़े हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, इनका वहां पे झगड़ा हो गया मिस्टर जेड के साथ, ठीक है। बी इसका कट्टर दुश्मन, वो चाह रहा है कि इसकी डेथ कॉज करना। अब बी ए को प्रोवोक करता है, मार इसे, ठीक है, ऐसे तो ये छूट के नहीं जाएगा, ये है वो इसको प्रोवोक करता है ताकि इस पे लायबिलिटी ना आए और ये इसको मार दे। तो अब प्रोवोकेशन की वजह से ये ने इसको मार दिया, तो ये तो जो एक्सेप्शन है ना, मर्डर की एक्सेप्शन है, उसके अंडर लायबल हो जाएगा और इसकी लायबिलिटी बन जाएगी कल्पेबल होमोसाइड की, चाहे दोनों ने ही, यहाँ पे इसने अबेटमेंट की है तो इसकी लायबिलिटी फॉर मर्डर होगी, ठीक है। सेक्शन 39 क्या कह रहा है? वॉलंटरली। वॉलंटरली का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से। तो अब किसी पर्सन का हम वॉलंटरली कब कंसीडर करेंगे? जब उसने कोई एक्ट को इंटेंड किया था कि मैंने ये चीज करनी है, ठीक है, और जो मीन्स उसके पास है उनको एम्प्लॉय करके वो जानता है, ही न्यू, और उसके पास रीजन टू बिलीव है कि जो एक्ट मैं करना चाह रहा हूं उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अब उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो पता है या रीजन टू बिलीव है, देन भी उसके बाद भी उसने वो एक्ट किया तो वो क्या कहा जाएगा? उसने वॉलंटरली किया। सेक्शन 40 क्या कह रहा है? वो ऑफेंस की डेफिनेशन बता रहा है। ऑफेंस वो चीज होती है जो कि पनिशेबल, इस कोड ने जिसको पनिशेबल किया है वो ऑफेंस हो गया। अब वॉलंटरली की जो डेफिनेशन है भारतीय न्याय संहिता में, वो कहां दी हुई है? 2 क्लॉज 33। ऑफेंस की डेफिनेशन कहां पे दी हुई है? 2 क्लॉज 24। और स्पेशल लॉ की कहां दी हुई है? 2 क्लॉज 30। स्पेशल लॉ कौन से होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बताया, वो सिर्फ डाउरी के लिए लॉ है कि डाउरी लेन देन गलत चीज है। या फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, वो फूड में अडल्ट्रेशन की ही बात कर रहा है। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है, वो ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग के रिलेटेड ही काम कर रहा है, तो वो स्पेशल एक्ट्स हैं, स्पेशल लॉज है। और लोकल लॉ जो हमारे भारतीय न्याय संहिता में 2 क्लॉज 18 में बताया गया है, तो वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे ही एप्लीकेबल होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट 2 डेफिनेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 43 इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, और 44 में इंजरी। सेक्शन 43 में जो हमारे भारतीय न्याय संहिता में 2 क्लॉज 15 में बताया गया है, ठीक है। इलीगल वो चीज होगी जो कि ऑफेंस है या फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या इसके अगेंस्ट हम सिविल एक्शन ले सकते हैं। 3 चीजें हो गई, जो कि ऑफेंस है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या जिसके अगेंस्ट हम एक सिविल एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, वो चीज होगी इलीगल। और लीगली बाउंड टू डू क्या होगी? अगर हम कुछ हमारी ड्यूटी थी और हमने उसको ओमिट कर दिया तो वो चीज क्या हो गई? हम हमारे लिए वो चीज इलीगल हो जाएगी, वो होगी लीगली बाउंड, ठीक है। सेक्शन 44 में इंजरी दिया हुआ है। इंजरी को अभी भारतीय न्याय संहिता में 2 क्लॉज 14 में डिफाइन किया गया है। इंजरी का मीनिंग क्या होता है? किसी भी और पर्सन को हम
हार्म पहुंचा रहे हैं, हार्म जो कि इलीगली पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और किस किस को हम हार्म पहुंचा सकते हैं? किसी पर्सन को, उसकी बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हार्म हम illegally causing harm to any person, ठीक है, in body, mind, reputation and property। बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, 4 चीजों में हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेक्शन 45 क्या कह रहा है? वो लाइफ की डेफिनेशन बता रहा है, और इसको हमने इंडियन भारतीय न्याय संहिता में 2 क्लॉज 17 में डिफाइन किया है। लाइफ हम यहाँ पे इंडियन पिनल कोड में हम लाइफ किसकी काउंट करेंगे? ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ। 46 में डेथ की डेफिनेशन है, जो कि 2 क्लॉज 6 में दी गई है भारतीय न्याय संहिता में। डेथ का मीनिंग क्या है? डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। और 47 में हमने एनिमल वर्ड को डिफाइन किया है। एनिमल का मीनिंग क्या होता है? कोई भी लिविंग क्रिएचर जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। इसको हमने 2 क्लॉज 2 में डिफाइन किया। कोई भी लिविंग क्रिएचर जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं है वो एनिमल है। 48 में हमने वेसल को डिफाइन किया गया है, और भारतीय न्याय संहिता में ये 2 क्लॉज 32 में है, ठीक है। वेसल कोई भी ऐसी चीज जो कि पानी में ह्यूमन बीइंग्स या प्रॉपर्टी के कन्वेंस के लिए, मतलब उनके आने जाने के लिए पानी में किसी चीज को, अगर हम पानी में किसी चीज को अपने आने जाने के लिए यूज करते हैं, वो वेसल है। 49 जो है वो ईयर और मंथ को डिफाइन कर रहा है, और भारतीय न्याय संहिता में ये 2 क्लॉज 20 है। ठीक है, ये ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से हमने चेक करना है। सेक्शन 50 सेक्शन की मीनिंग बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 51 में ओथ का मीनिंग बताया गया है, जो कि भारतीय न्याय संहिता में 2 क्लॉज 23 में दिया गया है। ओथ का मीनिंग क्या होता है? कि कोई भी सोलेमन अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ, या कोई भी डेक्लरेशन या जो कि लॉ द्वारा रिक्वायर्ड या ऑथोराइज की गई है, कि हमने पब्लिक सर्वेंट के सामने वो चीज, वो डेक्लरेशन देनी है, और हम कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको एज अ प्रूफ भी यूज कर सकते हैं, तो हम उसको ओथ कहते हैं। 52 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सेक्शन नंबर भी पूछा जा सकता है। इसमें जो टर्म्स यूज की गई हैं, विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन, वो वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हमारे भारतीय न्याय संहिता में 2 क्लॉज 11 में बताया गया है, ठीक है। गुड फेथ क्या है? नथिंग इज सेड टू बी डन इन गुड फेथ, इन डन और बिलीव टू बी इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। अब ये नेगेटिव उससे शुरू हो रही है, तो अब गुड फेथ का कैसे होगा? विद ड्यू केयर एंड इंटेंशन। अगर हमने कोई भी चीज विद ड्यू केयर एंड अटेंशन से नहीं की, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने वो एक्ट गुड फेथ में किया है। 52A क्या है? हार्बर। ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 क्लॉज 13 में इसकी डेफिनेशन दी है। हार्बर का मीनिंग होता है किसी को पनाह देना, ठीक है। हार्बर का मतलब है किसी पर्सन को सप्लाई करना विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ, आर्म्स, एमुनेशन और एनी मीन्स ऑफ कन्वेंस और असिस्टिंग द पर्सन बाय मीन्स वेदर द सेम काइंड और दोज एनुमरेटेड इन सेक्शन और नॉट टू इवेड एप्रीहेंशंस। मतलब किसी को जेल जाने से बचाने के लिए, किसी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उस पर्सन को शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, ड्रिंक्स, मनी या आने जाने के लिए साधन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो चीज क्या होगी? हार्बरिंग। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है,
अगर हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को ऐसी प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो वो हार्बरिंग के उसमें के ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है चैप्टर 3 जो कि पनिशमेंट से डील कर रहा है। तो अब सबसे पहले सेक्शन 53 में बताया गया कि पनिशमेंट्स, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये सेक्शन 4 में दिया गया, अभी जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसमें सेक्शन 4 में ये दिया गया है पनिशमेंट्स। तो अब यहाँ पे हमारा जो प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि पनिशमेंट्स कितने टाइप की होती हैं। ये 5 काइंड्स की होती हैं, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। अब नेक्स्ट जो हमारा मेन सेक्शन है वो 54 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। यहाँ पे अगर हमारा किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दी गई है तो वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफेंडर की कंसेंट के बिना कम्यूट कर सकती है पनिशमेंट को किसी और पनिशमेंट में। भारतीय न्याय संहिता में इसका सेक्शन नंबर क्या है, 5 क्लॉज A। ठीक है, इसमें कौन कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और विदाउट कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफेंडर है, में विदाउट कंसेंट ऑफ ऑफेंडर। और कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सेक्शन 55, ये 5 क्लॉज B में दिया गया है। ठीक है, ऊपर डेथ सेंटेंस की बात हो रही है, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को हमने कम्यूट करना है। तो इसमें भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफेंडर की कंसेंट के बिना कर सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है ज्यादा से ज्यादा कितनी कम करके, मतलब 14 साल से कम देनी है, उससे ज्यादा नहीं देनी है। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। अब हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, ये सेक्शन 5A में इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, 5 में एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसकी। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है, जहां पे ऐसे सेंटेंस के लिए सजा दी है जहां उस जो मैटर है वहां पे एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की एक्सटेंड कर रही है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। और जिन मैटर्स में एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की एक्सटेंड कर रही है वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, हमारा सेक्शन 60 है। यहाँ पे 57 है, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 6 में दिया है, जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है वहां पे सेक्शन 6 में दिया गया है ये। अब इसका मीनिंग क्या है, हमने ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट को, अगर मान लीजिए हमने कल को उसके हिसाब से हमने आगे हम देखेंगे कि 1/4 ऑफ द पनिशमेंट है जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, या फिर हम फाइन को उसके हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो हमने एक एवरेज ले ली कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर हम कंसीडर करने हैं तो वहां पे हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितने सालों की कंसीडर करेंगे, तो वहां पे हम उसको 20 इयर्स के इक्विवेलेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी एक चीज का डिफरेंस आ गया। आप देखोगे कि जब 2013 की अमेंडमेंट हुई उसके बाद से वहां पे स्पेसिफिकली लिखा जाने लगा टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज नेचुरल लाइफ, है ना। तो अब जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो नेचुरल लाइफ के कंप्लीट होने तक लिखा गया, तो वहां पे नेचुरल लाइफ के कंप्लीट होने तक ही पर्सन को
पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन वही हमने अगर कंसीडर करना है, हमने 1/4 हाफ कंसीडर करना है, तो वहां पे हम एक पर्टिकुलर एक एज लिमिट कंसीडर करते हैं ना, तो उसको कंसीडर करने के लिए हमने 20 इयर्स के टाइम पीरियड को लिया है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 60, जो कि भारतीय न्याय संहिता में हमने कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन 7 में। सेंटेंस में भी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। अब जाके जो सजा ऑफेंडर को, वो किसी भी डिस्क्रिप्शन भी की हो सकती है। तो अब कोर्ट जो सेंटेंस दे रही है वो हो सकता है वो उसको होली रिग्रेस भी दे सकती है, होली सिंपल भी दे सकती है, या ये भी कह सकती है कि इतना पार्ट आपने रिग्रेसली डील करना है और बाकी आप सिंपल से होगे। तो कोर्ट की मर्जी है, वो कैसे भी कर सकती है। सेक्शन फिर नेक्स्ट है 63, जो हमारे भारतीय न्याय संहिता जो अभी आई है, तो वहां पे सेक्शन है 8 क्लोज 1। ये बात कर रही है अमाउंट ऑफ फाइन की। तो अगर यहाँ पे हमने कहीं पे हमने फाइन की अमाउंट फिक्स नहीं किया, आगे आगे हम आईपीसी में पढ़ेंगे, फाइन अमाउंटिंग टू, नॉट एक्सीडिंग टू, या फिर और फाइन, बस सिंपल फाइन वर्ड लिख दिया। तो अब हमने वैल्यू नहीं लिखी कि कितना फाइन हम ज्यादा से ज्यादा या कम से कम लगा सकते हैं। तो वहां पे फाइन की अमाउंट अनलिमिटेड होती है वो, पर एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। अब सेक्शन 64 क्या कह रहा है, वो भारतीय न्याय संहिता के 8 क्लोज 2 में बताया गया है कि अगर हम फाइन लगाया था कोर्ट ने हमने पे नहीं किया, तो वहां पे इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी। अब चाहे कोई ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन और फाइन विद और विदाउट फाइन कुछ भी हो सकती है, या फिर जो सिर्फ ऑफेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइन के साथ ही पनिशेबल होते हैं। अब वहां पे कोर्ट ने फाइन लगा दिया था, लेकिन जो ऑफेंडर है उसने फाइन पे नहीं किया, तो वहां पे अब कोर्ट क्या कर सकती है, साथ में डायरेक्ट कर सकती है कि अगर फाइन में की पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ तो ऑफेंडर जो होगा वो कितनी सजा, वो उसके एक्सेस में जो उसको सजा दी है ना, उसके एक्सेस में या उसके एवज में एक पर्टिकुलर सेंटेंस को, एक पर्टिकुलर टर्म ऑफ सेंटेंस को भी भुगतेगा, और वो मतलब उसके साथ साथ चलेगी। मतलब उसके जो जितनी मान लीजिए उसको सजा 1 साल की हुई थी, अभी ये फिर डिस्क्रिप्शन कितनी होगी ये मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन अभी मान लीजिए उसको 1 साल की सजा हुई थी और नॉन पेमेंट ऑफ फाइन की वजह से उसको कोर्ट ने 1 महीने की और कहा था और उसने पे नहीं किया, तो अभी वो इन टोटल 13 मंथ्स पनिशमेंट को सह के ही बाहर आएगा। अब सेक्शन 65 क्या कह रहा है, जो कि 8 क्लोज 3 में दिया गया है, लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन वेयर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। तो अब जो उस पर्टिकुलर ऑफेंस की मैक्सिमम सेंटेंस होती है उसका 1/4 ज्यादा से ज्यादा हम नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए पनिशमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल है, आप थेफ्ट के लिए पनिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है, थेफ्ट के लिए कोर्ट ने दे दी पनिशमेंट 1 ईयर की, और देखिए इसकी जो मैक्सिमम सेंटेंस आईपीसी में दी है 3 इयर्स है ना, और उसको फाइन कहा था, फाइन उसने पे नहीं किया, तो बाद ज्यादा से ज्यादा उसको 9 मंथ्स की और पनिशमेंट हो सकती है।
ठीक है। सेक्शन 66 जो दिया गया है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसमें ये सेक्शन है 8 क्लोज 4, ये 8 क्लोज 3। 8 क्लोज 4 में क्या कहा है, मतलब जो 66 है उसमें क्या कहा है कि जो कोर्ट है वो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में कौन सी सजा देगी, जिस डिस्क्रिप्शन की ऑफेंडर को सजा हुई है वैसी ही डिस्क्रिप्शन की वो सजा दे सकते हैं, सिंपल भी रिग्रेस भी। इम्प्रिजन सेक्शन 67 क्या कह रहा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंडर पनिशेबल विद फाइन ओनली। अब यहाँ पे अगर उसने ऑफेंस ही और ऐसा किया था जिसकी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइन ही होनी थी और वहां पे उसने फाइन भी नहीं पे किया, तो अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होगी इम्प्रिजनमेंट की डिस्क्रिप्शन होगी वो सिंपल होगी, ठीक है। पहली चीज तो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट पे जो उसकी इम्प्रिजनमेंट की डिस्क्रिप्शन होगी वो सिंपल होगी और उसकी क्या कितनी नहीं बढ़ सकती, जब फाइन की अमाउंट जो है वो 50 रुपीज से ज्यादा नहीं है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक की सजा दी जा सकती है, और जो फाइन की अमाउंट है वो 100 रुपीज से ज्यादा नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा 4 महीने की सजा दी जा सकती है, और अगर 100 रुपीज से अब की कोई भी अमाउंट है तो उसके लिए मैक्सिमम, चाहे वो 1000 में चली गई चाहे कुछ भी है, वहां पे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ्स की सजा दे सकते हैं। अब इसको 3 स्लॉट्स में बांटा है, 50 से नीचे तक के लिए 2 महीने, 100 से नीचे के लिए 4 महीने और उसके बाद 6 मंथ ज्यादा से ज्यादा चाहे कुछ भी है। और इसमें जो पनिशमेंट है वो सिंपल होगी, ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकती है। जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइन है ना, सॉरी डिस्क्रिप्शन ऑफ पनिशमेंट है, अगर वो रिग्रेस है तो रिग्रेस भी दी जा सकती है। 68 क्या कह रहा है, इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर हम डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट की वजह से हम कोई पनिशमेंट दे रहे हैं, कोई इम्प्रिजनमेंट कर रहे हैं, तो जैसे ही हम फाइन की अमाउंट है वो पे कर देंगे, उसी टाइम पे हमारी जो इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन की वजह से हुई है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। और 69 क्या है, टर्मिनेशन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। अब यहाँ पे ये क्या है कि अगर मान लीजिए फाइन लगा था 100 रुपीज का, यहाँ पे 4 मंथ्स की सजा होनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने 75 रुपीज दे दिए, तो 1 मंथ उसने ऑलरेडी जेल में काट लिया, ठीक है। उसके जो 3 मंथ्स हैं, प्रोपोर्शन बैठ गया ना, 3 मंथ्स के लिए 75 उसने पे कर दिए, तो वहां पे सेम टाइम पे इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। और मान लीजिए उसने 75 दिए हैं तो जितनी अमाउंट अनपेड है उसके लिए उसको पनिशमेंट सहनी पड़ेगी, ठीक है। सेक्शन 70 उसको भारतीय न्याय संहिता में हमने सेक्शन 8 क्लॉज 7 है, फाइन लेवाइबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी। अगर कोई फाइन या उसको कोई पार्ट अनपेड रहता है, ठीक है, वो 6 सालों में, जिस दिन उसको सेंटेंस हुई है ना उसके 6 सालों के अंदर अंदर हम मतलब एक्वायर कर सकते हैं, उस फाइन को ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए ऑफेंडर को सजा ही 6 सालों के से ज्यादा हुई है, ठीक है, तो उसकी टाइम पीरियड, उसकी जो पनिशमेंट है उसके खत्म होने से पहले पहले हम कभी भी उस अमाउंट को लिवाई करवा सकते हैं। और इन केस ऑफेंडर की इन जेल डेथ हो गई तो
प्रॉपर्टी है ना, वो उस प्रॉपर्टी पे भी हम उस फाइन के लिए चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी डेथ से वो प्रॉपर्टी डिस्चार्ज नहीं हो जाएगी। सेक्शन 71 क्या कह रहा है? लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है, इसमें इसका सेक्शन नंबर क्या है? 9। व्हेन, जो कि कोई मान लीजिए कोई ऑफेंस है वो पार्ट्स में है, और जो सिंगल पार्ट है वो खुद भी एक ऑफेंस है, ठीक है। तो जो ऑफेंडर है उसको एक ऑफेंस से ज्यादा के लिए हम पनिश नहीं कर सकते। मान लीजिए रॉबरी है, थेफ्ट है, तो अब सिंगल पार्ट उसका थेफ्ट है प्लस रॉबरी होगी, तो अब हम उसको रॉबरी के लिए ही लायबल करेंगे, थेफ्ट के लिए नहीं करेंगे। व्हेन where anything is an offense falling within two or separate definitions of any law in force for being by which offense are defined or punished, or where several acts or which one or more than one would be itself or themselves constitute an offense, constitute when combined a different offense। कई बार ऐसा होता है हम एक ऑफेंस को अगर किसी और एक्ट के साथ कंबाइन करते हैं वो डिफरेंट एक्ट ऑफेंस बन जाता है, अदरवाइज वो एक डिफरेंट ऑफेंस होता है। तो फिर वहां पे जो किसी जो ऑफेंडर है उसको पनिश नहीं किया जा सकता उस ऑफेंस से, उस पनिशमेंट से ज्यादा जितनी की वो कोर्ट ट्राई कर सकती है फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें इलस्ट्रेशन दी हुई है कि आप किसी को छड़ी से पीट रहे हैं, हर छड़ी के ब्लो के साथ आप उसको मतलब एक अलग अलग ऑफेंस बन रहा है, लेकिन आपने इन टोटल उसको जो मारने पीटने का क्या कहते हैं 50, मान लो उसने 50 बार छड़ी से पीटा है, तो उसको होल बीटिंग के लिए एक ही पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। सेक्शन 72 जो कि भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन नंबर 10 है, पनिशमेंट ऑफ पर्सन्स गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इज डाउटफुल ऑफ विच। अब जजमेंट दी गई है किसी पर्सन के अगेंस्ट कि वो सेवरल ऑफेंसेस के लिए गिल्टी है, लेकिन ये डाउटफुल है कि किस ऑफेंस के लिए ये गिल्टी है, मतलब हमें ये पर्टिकुलरली नहीं पता कि उसको गिल्टी हमने कैसे करना है। तो जो लोएस्ट पनिशमेंट होगी ना उसके लिए ऑफेंडर को पनिश किया जा सकता है। जो नेक्स्ट है 73, वो हमारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट। अब ये सेक्शन 11 में दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है, जिसको हम हिंदी में काले पानी की सजा भी कहते हैं। इसमें पर्सन को अकेले, बिल्कुल अकेले रखा जाता है। तो अगर किसी ऑफेंस के लिए कोर्ट के पास पावर है कि वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, ठीक है, तो और उस ऑफेंडर के लिए हम कोर्ट ने कहा है कि इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन को हम 3 मंथ्स की दे सकते हैं इन होल, ठीक है। और वहां पे उसका स्केल क्या है कि अगर जो अमाउंट, जो जितनी इम्प्रिजनमेंट है उसकी ऑफेंडर की, वो इन टोटल 6 मंथ्स है, तो वहां पे हम उस 6 मंथ्स में से ज्यादा 1 मंथ के लिए ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रख सकते हैं। और अगर पनिशमेंट 1 ईयर से कम है, मतलब 1 ईयर तक की पनिशमेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा उस टाइम पीरियड में हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी टाइम की रखेंगे, 2 मंथ्स की। और अगर 3 मंथ्स चाहे कितनी भी इम्प्रिजनमेंट है, 3 महीने से ज्यादा तो हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे ही नहीं सकते। लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए भी फिर वही जो 1 मंथ भी है उसको भी हमने इन पार्ट्स में बांटा है। तो 74 बता रहा है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये सेक्शन 12 में दिया गया, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता की अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर
17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। अब अगर देखिए अगर हमने 1 मंथ की भी सजा देनी है, सॉरी ये मैं गलत, अभी मैं सोचूं कि मैं लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन 12 में दिया गया है, ये सेक्शन 11 में दिया गया भारतीय न्याय संहिता में। अब जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, देखिए हमने इसमें 3 चीजें पढ़ी, ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ्स की चाहे कितनी भी पनिशमेंट है, अगर 6 मंथ्स के नीचे पनिशमेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, और अगर 1 ईयर की है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ्स। लेकिन ये 1 मंथ भी हमने इकट्ठा नहीं दे देना, ज़्यादा से ज़्यादा हम 14 डेज है ना, वो एक टाइम पे हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कटवा सकते हैं किसी पर्सन। तो अब एक टाइम पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हम 14 डेज को ही कन्फाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी पर्सन की इम्प्रिजनमेंट है वो 3 मंथ से ज्यादा है तो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 1 मंथ में ज्यादा से ज्यादा 7 डेज हो सकती है, ठीक है। अगर 3 मंथ्स की भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो भी 3 मंथ्स की कब दे सकते हैं, जब वो पनिशमेंट 1 साल से ज़्यादा होगी ना, तो 1 मंथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज रख सकते हैं, सॉरी अगर 3 मंथ से ज़्यादा की पनिशमेंट है 3, तो एक मंथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज रख सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने ये मान लीजिए पनिशमेंट दे दी 2 मंथ्स की, 1 साल के अंदर अंदर पूरी करनी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम पे 14 दिन के लिए रख सकते हैं। लेकिन 7 अगर 3 महीनों की पनिशमेंट है तो वहाँ पे हमने 1 मंथ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 डेज प्रिजनर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे रखना है। सेक्शन 75 क्या कह रहा है, enhanced punishment for certain offences under chapter 12 और chapter 17 after previous conviction, जो हमारे सेक्शन 13 में दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 13 में दिया गया है। वो क्या कह रहे हैं, whoever having been convicted by a court in India of an offence punishable in chapter 12 and chapter 17 of the code with imprisonment of either description for a term of 3 years and upwards। यहाँ पे ये जो चैप्टर 12 और सब चैप्टर 17 है ना, ये एक तो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है और एक काउंटर फिटिंग कॉइन्स वगैरह के रिलेटेड चैप्टर है। तो अगर वहाँ पे कोर्ट ने पनिशमेंट मतलब जो पनिशमेंट्स है ना इनकी 3 इयर्स और अपवर्ड्स हैं, तो ऐसे पर्सन्स को अगर एक बार उनको इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है लेकिन उन्होंने फिर दोबारा से वो ऑफेंस कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स। यहाँ पे ये चीजें दोनों जरूरी हैं कि अगर इन ऑफेंसेस के लिए दोबारा से पर्सन गिल्टी हो रहा है तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या फिर और एक्सटेंडेड टू 10 इयर्स, वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, ठीक है। तो हमारा पनिशमेंट तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जर्नल एक्सेप्शंस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।